कहानी का शीर्षक पतझड़। मैं अपनी सीट पर लेटे लेटे अपने द्वारा ही लिखी उपन्यास पतझड़ पढ़ रही थी। जाने कितनी बार इसे पढ़ी थी, लेकिन मेरी यात्रा का साथी यही था। हर सफ़र में पढ़ती और सोचती कि काश इसका नाम पतझड़ ना होता, लेकिन ये तो मैं अपने ऊपर ही लिखी थी, इसलिए मेरी ज़िंदगी के अनुसार इसका नाम पतझड़ बिल्कुल सही था। मेरी ज़िंदगी लोगों को बहुत आकर्षित करती थी, क्योंकि नाम, शोहरत, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। दुनिया मेरे जैसा बनना चाहती थी, परंतु सिर्फ मैं ही जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में कमी ही कमी थी। मेरे पास कोई नहीं था जिसे मैं अपना कहती, जिसके साथ मैं अपना दुख सुख बांटती। जब तक पिताजी थे तब तक घर लौटने की ज़रूरत पड़ती थी, परंतु पिताजी के जाने के बाद जहाँ जाती वहीं महीना 2 महीना ठहर जाती। लेकिन विडंबना ये था कि मैं इन सब बातों को किसी के सामने उजागर नहीं कर सकती थी। अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान हमेशा बिखेरे रहना पड़ता था। पतझड़ के आने से जैसे एक एक पत्ता झड़कर गिर जाता है और पेड़ इस आस में रहता है कि कब अदरा बरसे और नए पत्ते से पेड़ दोबारा हरा भरा हो जाए। मैं भी इसी आस में वर्षों से हूँ कि कब नवल से दोबारा मुलाकात हो। नवल को ट्रेन से सफ़र करना बहुत पसंद था, इसलिए इस आस में मैं अक्सर ट्रेन से सफ़र करती थी कि कभी कहीं किसी सफ़र में नवल से मुलाकात हो जाए। जब भी कोई अखबार वाला या टीवी वाला मेरा इंटरव्यू लेता तो उनका पहला सवाल होता, मैडम, आप ट्रेन से सफ़र करते हैं, इतना लंबा समय में आप ऊब नहीं जाती हैं? मैं बनावटी मुस्कान बिखेरते हुए कहती, मुझे ट्रेन से सफ़र करना पसंद है इसलिए। लेकिन मन ही मन सोचती, मुझे भी कहाँ पसंद था ट्रेन से सफ़र करना। मैं अक्सर नवल को कहती, प्लीज़ नवल, प्लेन से चलो ना, बहुत समय लगता है ट्रेन में, मैं बोर हो जाती हूँ। लेकिन वो अक्सर कहता, अरे खिड़की से बाहर झांक कर तो देखो, समय कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तभी ट्रेन जोर से घड़घड़ाहट की आवाज़ के साथ रुक गई और मैं वर्तमान में लौट आई। चश्मा निकालकर पतझड़ को बंद करके करवट ली कि मेरी नज़र सामने खड़ा आदमी पर पड़ा, जो अपना सामान रख रहा था। मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि मेरा सपना सच हो गया। मैं मन ही मन बड़बड़ाई, नवल ही है ना। मैं जल्दी जल्दी चश्मा लगा ली और पतझड़ को सामने खोलकर नज़रें चुराकर उसे देखने लगी, मानो आश्वस्त हो जाना चाह रही थी कि ये नवल ही है। वो अपना सारा सामान रखने के बाद अपनी सीट पर बैठकर पानी का बोतल खोल लिया और एक सांस में बोतल खाली कर दिया। मैं बोतल से उसे पानी पीता देख आश्चर्य में पड़ गई। नवल और बोतल से पानी? और मैं बीते दिनों में खो गई। जब भी मैं बोतल से पानी पीती, नवल कहता, ग्लास से पानी पियो, ऐसे पानी पीना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। मैं उसकी बातों को अनसुना करके पानी पीती रहती और वो बड़बड़ाता रहता। तभी नवल के हाथ से बोतल नीचे गिर गया और उसकी खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनकर मैं वर्तमान में लौट आई। मैं मन ही मन सोच रही थी कि वो मुझे अभी तक देखा नहीं या देखकर भी अनदेखा कर रहा है। इतना तो पूछ ही सकता था कि मैं कैसी हूँ। क्या उसने मुझे नहीं पहचाना? जैसे ही ये बात मेरे दिमाग में आया, मैं बेचैन हो गई और मन ही मन सोचने लगी, नहीं, वो मुझे भूल नहीं सकता है। अगर नहीं भूला तो वो मेरी और एक बार देखा भी नहीं। देखा तो वो कुछ बोला क्यों नहीं? मैं हर थोड़ी देर में नज़रें चुराकर उसे उसी दिन की तरह देख रही थी जैसे मैं उसे पहली बार देख रही थी। कॉलेज का पहला दिन। एक बेंच छोड़ मैं दूसरे बेंच पर अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। तभी क्लास में नवल की एंट्री हुई थी, कुछ मित्रों के साथ, और 3-4 बेंच छोड़कर वो बैठ गया था। पहली नज़र में ही वो मुझे भा गया था। लंबा कद, गोरा रंग, तीखा नैन नक्श। मैं उसे लगातार घूरे जा रही थी। मैं लाख कोशिशों के बावजूद अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटा ही नहीं पा रही थी। तभी वो मेरे सामने आकर कुर्सी खींचकर बैठ गया।
और बोला, लीजिए मैडम, देख लीजिए जब तक आपका मन करे। उसकी बातों को सुनकर मैं झेप गई और पूरा क्लास ठहाके लगाकर हंसने लगे। सभी का मजाक और ठहाका सुनकर मेरे आंखें भर आई और मैं अपनी किताबें लेकर क्लासरूम से बाहर आ गई। मेरे पीछे पीछे 2-4 लड़के लड़कियां क्लासरूम से बाहर आ गए। मैं क्लासरूम से बाहर आकर पेड़ के नीचे बना चबूतरा पर बैठ गई। मेरे पीछे पीछे आए लड़के लड़कियां मुझे चुप कराने लगे। तभी नवल हाथ में सॉरी का नोट लेकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं जैसे ही चुप हुई, वो मुझे अब वापस छेड़ते हुए बोला, देखिए, देखना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु ऐसे सभी के बीच में मैं थोड़ा शर्मा गया था। आगे से जब आपको मुझे देखने की इच्छा हो तो मुझे अकेले में बुला लीजिएगा, मैं बेझिझक आ जाऊंगा। ये सुनते ही वहाँ उपस्थित सारे लड़के लड़कियाँ फिर से ठहाका लगाने लगे। मैं गुस्से से पांव पटकते हुए वहाँ से उठकर जाने लगी तो वो मुझे पीछे से आवाज़ दिया, देखिए गुस्सा मत कीजिए, मैं चीज़ ही ऐसा हूँ। इसी तरह के नोक झोंक हमें एक दूसरे के करीब ले आया। मुझे लिखने का शौक़ था और उसे सुनने का। मैं घंटों उसे कुछ ना कुछ सुनाते रहती और वो अपनी आंखें बंद किए मेरे गोद में अपना सिर रखे हाँ हूँ करते रहता। तभी चाय वाले की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई और मैं पतझड़ को अपने चेहरे पर टिका ली। तभी नवल की आवाज़ सुनाई पड़ी, मैं पढ़ चुका हूँ तुम्हारा ये उपन्यास। ऐसे तो तुम्हारा सारा उपन्यास मैं पढ़ा हूँ, परंतु उन सभी में मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद आया। इसका दूसरा भाग कब लिख रही हो? मैं मन ही मन बहुत खुश हो गई और पतझड़ को अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, तुमने मेरी लिखी सभी उपन्यास पढ़े हो? नवल ने कहा, हाँ, पहले से ज़्यादा अच्छा लिखने लगी हो। जिंदगी का मूल्यांकन काफ़ी करीब से करती हो। मैं मन ही मन सोची, काश मैं अपनी ज़िंदगी का भी मूल्यांकन कर पाती। उसमें तो मैं हार गई। तभी नवल ने पूछा, कैसी हो? इसी सवाल का तो इंतज़ार मैं कब से कर रही थी। मन तो बहुत कुछ कहना चाह रहा था, परंतु मुंह से बस इतना ही निकला, अच्छी हूँ। और तुम? उसने कहा, मैं भी ठीक हूँ। मैं थर्मस से कप में चाय उड़ेली और कप नवल की ओर बढ़ा दी। वो बिना सवाल जवाब किए चाय का कप ले लिया। एक चुस्की लेते हुए बोला, काफ़ी फीकी है। मैं अपनी कप से चुस्की लेते हुए बोली, ठीक तो है। नवल बोला, तुम कब से इतनी फीकी चाय पीने लगी? मेरी छोड़ो, तुम कब से मीठी चाय पीने लगे? अनायास ही दोनों एक साथ बोल पड़े, तुम्हारे जाने के बाद। तुम्हारी आदतें अपनाने की कोशिश में लगा था। थोड़े दिनों के बाद महसूस हुआ ज़्यादा मुश्किल नहीं था खुद को थोड़ा बदलना। बोलते बोलते चुप हो गया। मैं बोली, मेरा भी यही ख्याल है। कुछ देर निशब्द हम लोग एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैं खिड़की से बाहर झांकने लगी। बाहर के नज़ारे देखते हुए सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो लोग जानते नहीं हैं। यही तो खासियत होती है जाने माने लोगों का। उसकी ज़िंदगी खुली किताब की तरह होती है। लेकिन मैं कैसे पता करूं कि नवल की ज़िंदगी में क्या कुछ घटित हुआ पिछले कई सालों में? मैं जानने को उत्सुक हो रही थी, क्या उसके जीवन में कोई है? नवल का मेरा नहीं होना मुझे मंजूर था, लेकिन किसी और का होना, ये सोचकर ही मैं सिहर गई। थोड़ी देर में मैं पूछी, और घर में सब कैसे हैं? नवल झिझकते हुए बोला, घर में तो कोई है नहीं। माँ पिताजी अब रहे नहीं। मैं बोली, तुमने खबर भी नहीं किया? नवल बोला, हाँ वो, और बात को टालते हुए कहा, और मुझे भी तुम्हारे पिताजी के बारे में पता चला। अखबार में छपा था, प्रसिद्ध लेखिका वंदना भारती को पितृशोक। मेरा मन हुआ था कि एक बार तुमसे मिलूं, लेकिन तुम्हारी नेम फेम के नीचे अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए चाहकर भी तुमसे मिलने नहीं जा सका। मैं धीरे से बोली,
पिताजी के जाने के बाद ज़्यादा कुछ बदलाव तो नहीं आया। हाँ, बस घर जाने की जल्दीबाजी नहीं रहती है। अचानक से मैं उससे पूछ बैठी, दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं की? नवल बोला, अरे नहीं, हिम्मत ही नहीं हुआ। अभी भी उसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो कि कहीं और? नवल बोला, अरे नहीं, अब मैं कॉलेज में पढ़ाता नहीं हूँ। एक स्वयं सेवा संस्थान है, वहीं गरीब बच्चों को शिक्षा देता हूँ। हमारे संस्थान से पढ़ के कई छात्र छात्राएं अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत हैं। कभी कभी काम धाम छोड़कर निकल पड़ता हूँ खुद की खोज में पहाड़ों की ओर। तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी कुछ दिनों के लिए शहर के शोर शराबों से दूर फार्म हाउस जा रही हूँ। इतनी देर में हम दोनों को पता चल गया था कि हम लोग एक दूसरे की आदतों को पूरी तरह से अपना चुके हैं। जब साथ थे तो इन्हीं छोटी छोटी आदतों की वजह से हमारी लड़ाई शुरू होती और विवाद इतना बढ़ जाता कि हम अपनी सारी मर्यादाओं को भूल जाते। रात होने को था, परंतु नींद हमारे आँखों से कोसों दूर थी। अपने अपने सीट पर करवट बदल रहे थे। करवट बदलते ही मैं पुराने दिनों में खो गई। पिताजी, नवल की गरीबी न कहकर हमारी अमीरी कहना सही रहेगा, के वजह से हमारी शादी को तैयार नहीं थे। उन्हें चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे। अपनी इकलौती बेटी की शादी ऐसे घर में। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरे पिताजी शादी के खिलाफ थे, नवल के माता पिता भी तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अमीरी में पली लड़की बिगड़ैल और गैर जिम्मेदार होती है। वह हमारे घर के तौर तरीके नहीं सीख पाएगी, हमारे घर परिवार के लोगों का ख्याल नहीं रख पाएगी। परंतु उनकी नाराज़गी की परवाह किए बगैर हम एक दूसरे का हाथ थामे जिंदगी की राह में आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ वर्षों में ही समाज और परिवार के नियमों के कारण हमारा प्यार दम तोड़ने लगा था। शादी के पहले हमें अपने माता पिता के नियम दकियानूस और बेकार लगते थे, लेकिन शादी के बाद मुझे मेरे पिताजी की सारी बातें सही लगती और नवल को उसके माता पिता की सभी बातें सही लगता। सही गलत में फंसकर जब हम लोग लड़ते थे, हम अपनी सारी हदों को पार कर जाते और एक दिन हम लोग एक दूसरे का हाथ छोड़ अपने अपने रास्ते चल पड़े। रात का अंधेरा छट चुका था। हल्की हल्की रोशनी खिड़की से झांकने लगी थी। ट्रेन पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। इस मनोरम दृश्य को हजारों बार देख चुके थे, पर हर बार हमें नया लगता। स्टेशन पहुंचने को था। हम लोग अपना अपना सामान लेकर दरवाजे तक आ चुके थे। ट्रेन रुकी और हम लोग अपना अपना सामान लिए स्टेशन से बाहर की ओर निकल पड़े। उसका होटल और मेरा फार्म हाउस एक ही रास्ते में पड़ता था, इसलिए एक ही टैक्सी लिए। टैक्सी के पीछे सीट पर हम दोनों बैठ गए। हमें एक दूसरे से बहुत कुछ कहना था, लेकिन आज हमारे पास शब्द नहीं थे, परंतु हमारी आंखें एक दूसरे से सब कुछ बयां कर रहे थे। थोड़ी देर में मेरा फार्म हाउस आ गया। ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। अनायास मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नवल, मैं पतझड़ का दूसरा भाग नहीं लिखना चाहती हूँ, और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दी। नवल बिना कुछ कहे मेरा हाथ थाम कर टैक्सी से उतर गया। तभी बिजली कड़की और मैं सहम कर नवल के सीने से लग गई। ऐसा नहीं था कि बिजली बरसों बाद कड़क रही थी, लेकिन तब नवल साथ नहीं था। नवल ने भी अपनी बाहों में मुझे कस लिया। बारिश शुरू हो गई थी और हम दोनों बारिश के साथ साथ एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से भीग चुके थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।